गुड इवनिंग टू ऑल। एक बार फिर से आपका स्वागत है सीटेट के इस चैनल में। आज हम सीटेट की इस क्लास में सिविक्स एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। थोड़ा सा इसके बारे में मैं कुछ बता दूं आपको कि किस तरीके से इसको हम करेंगे। सिविक्स की एनसीईआरटी क्लास 6 में जो चैप्टर्स हैं उनको 4 इकाइयों में 4 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। तो हम उन्हीं 4 इकाइयों के अनुसार इसको करेंगे, क्योंकि इनमें ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वही मैंने इसमें कवर कराए हैं जो आपके सीटेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फालतू की एक्स्ट्रा कोई चीज़ नहीं है, केवल वही टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में आने हैं। तो इसलिए हम इसको 4 यूनिट्स के अकॉर्डिंग ही कवर करेंगे। तो आज हम फर्स्ट यूनिट को जो शुरू करने जा रहे हैं उसमें 2 चैप्टर्स हैं। तो जो 2 चैप्टर्स हैं उसमें विविधता के ऊपर बात की गई है, डाइवर्सिटी, विविधता को लेकर आज हम इसी की बात करने जा रहे हैं। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले जिन्होंने वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, विविधता की समझ। विविधता का मतलब क्या होता है इसको समझना सबसे पहले ज्यादा जरूरी है। विविधता का मतलब होता है कि जो विभिन्न प्रकार की अलग अलग प्रकार की हम चीजें देखते हैं, वस्तुएं देखते हैं, या हम ये कहें कि कई प्रकार की अलग अलग चीजों को एक समावेश में देखते हैं। जैसे अगर हम बात करें पौधों को लेकर, तो पौधों की कई प्रजातियां हैं, कई वनस्पतियां पाई जाती हैं, कई जीव जंतु अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। तो उन्हीं का जो समूह है वो अलग अलग जो उनके बीच में भिन्नताएं पाई जा रही हैं, उनके बीच में जो अंतर है उसी को हम विविधता के रूप में जानते हैं। तो इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं केवल वही हम पॉइंट्स इसके अंदर करेंगे। चलिए देखते हैं एक बार। लद्दाख अब भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। जैसा कि सभी को पता है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख अब भारत में 2 नए केंद्र शासित प्रदेश जोड़ दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर में से ही लद्दाख को अलग किया गया है और एक नया केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो यहाँ पे आपको जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों के बारे में पता होना चाहिए। यह पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है, यानी लद्दाख जो है वो एक रेगिस्तानी इलाका है जो कि पहाड़ियों के बीच में क्षेत्र में मौजूद है। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा, तथा लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। यानी जो बौद्ध धर्म आज तिब्बत में हम देखते हैं वो लद्दाख के माध्यम से ही पहुंचा था, जिसमें पूरे तिब्बत में आज बौद्ध धर्म जो फैला हुआ है। इसी के कारण लद्दाख को जो है वो छोटा तिब्बत भी कहा जाता है, क्योंकि वहां पे बौद्ध धर्म ज्यादा प्रचलित है। लद्दाख के लोग एक खास किस्म की भेड़ पालते हैं जिसमें पश्मीना ऊन मिलता है। यह ऊन कीमती है, इसीलिए पश्मीना शाल बड़ी महंगी होती है। यानी एक ऊन मिलती है भेड़ से जिसको पश्मीना ऊन कहते हैं। ये एक बहुत कीमती ऊन होती है, ये बहुत ज्यादा गर्मीदायक होती है, क्योंकि ये ऊन इतनी खास होती है कि वहां पे बर्फीले जो इतना -डिग्री का टेम्परेचर होता है वहां पे इसका इस्तेमाल किया जाता है और वहां पे ये बहुत ज्यादा गर्मी देती है। तो इसकी जो कीमत है वो बहुत ज्यादा है। और इससे जो कपड़े तैयार किए जाते हैं, ऊनी वस्त्र जो तैयार किए जाते हैं, एक शॉल जो बनाई जाती है उसको भी काफी टाइम लगता है। काफी टाइम में ये तैयार हो पाती है। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में काफी प्रचलित है। यानी तिब्बत का एक ग्रंथ है केसर सागा जो कि लद्दाख में काफी पढ़ा जाता है, काफी प्रचलित है लोगों के बीच में, वहां पे वो काफी फेमस है। केरल एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से। यानी केरल जो राज्य है वो एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है, दूसरी तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है। केरल के बारे में छोटी बेसिक कुछ इन्फॉर्मेशन, जैसे उसकी राजधानी वगैरह ये आपको पता होना चाहिए। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, जो कि कई बार बेसिक क्वेश्चन भी पेपर में पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद है इन पहाड़ियों पर काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। यानी ये जो केरल की पहाड़ियां हैं ये काली मिर्च, लौंग और इलायची के लिए फेमस हैं। और इसी के कारण जितने भी बाहर के जो विदेशी व्यापारी हैं ये उनके लिए बहुत बड़ा एक आकर्षक का केंद्र बन जाता है। जो बाहरी विदेशी यात्री हैं, व्यापारी हैं, वो इस केरल के राज्य में आते हैं इन सभी चीजों को, इन वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए, इनको खरीदने के लिए। सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए। यानी जो अरबी यहूदी व्यापारी थे वो केरल आए थे सबसे पहले। ये एक छोटा सा पॉइंट है बेसिक। ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस केरल आए, जिन्हें भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय जाता है। यानी भारत में जो ईसाई धर्म आया था उसका जो श्रेय दिया जाता है वो संत थॉमस को दिया जाता है। वो भी केरल ही सबसे पहले आए थे और वहीं से भारत में ईसाई धर्म की शुरुआत हुई थी। पुर्तगाली वास्को डिगामा भारत में सबसे पहले केरल में पहुंचा था। यानी जो पुर्तगाली वास्को डिगामा जिस माना जाता है कि जिसने भारत की खोज की थी, उस वो भारत के सबसे पहले जिस राज्य में या जिस क्षेत्र में पहुंचा था वो मालाबार तट जो कि केरल है वहां पर पहुंचा था। केरल में मालाबार तट किनारे पर पहुंचा था। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वे चीनी जालों से हुबहू मिलते हैं और उन्हें
चीना वला कहते हैं। यानी केरल के अंदर मछली पालन किया जाता है और उन मछलियों को पकड़ने के लिए जिन जालों का इस्तेमाल किया जाता है वो चाइना से मिलते हैं, इसलिए उनको चीना वाला कहा जाता है। ये यहाँ की एक विशेषता है। तलने के लिए लोग जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं उसे चीना चट्टी कहते हैं। यानी वहाँ पे जो मछली को तलने के लिए या जो भोजन बनाने के लिए जो प्रयोग किया जाता है उन बर्तनों को चीना चट्टी कहा जाता है। इसका भी जैसा नाम से पता चला है चीना चट्टी, यानी ये भी चाइना से संबंधित है, चीन से रिलेटेड है। जवाहरलाल नेहरू ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था भारत की खोज। सीटेट के अंदर ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि भारत की खोज किताब किसने लिखी थी, तो इसको आप याद रखेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। दूसरा टॉपिक इसमें आता है विविधता एवं भेदभाव। यानी विविधता एक अलग चीज हो गई कि लोगों के बीच में जो भिन्नताएं हैं, अलग अलग जो प्राकृतिक तौर पर हैं वो विविधताएं हमें देखने को मिलती है, अलग अलग प्रकार की वस्तुएं वो सारी। लेकिन जो भेदभाव किया जाता है उसको समझना जरूरी है। जैसे लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है, तो यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं, कुछ शब्द हैं जो प्रयोग में लाए जाते हैं इन चीजों के लिए, और ये सीटेट के एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, तो इनको ध्यान से पढ़ेंगे आप। जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और उसे अपने दिमाग में बिठा लेते हैं तो वह पूर्वाग्रह कहलाती है। यानी पूर्वाग्रह मतलब किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेना, पूर्वाग्रह। तो जैसे मान लीजिए स्त्री और पुरुषों को लेकर कई राय पहले से बना ली जाती हैं कि महिलाएं तो वो ऐसी होंगी, पुरुष हैं तो ऐसे होंगे। तो ये सारी जो पहले से राय बना ली जाती हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं, पूर्वाग्रह कहते हैं। एक दूसरी धारणा प्रयोग में लाई जाती है रूढ़िबद्ध धारणा। यानी जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध लेते हैं या उनके बारे में एक पक्की धारणा बना लेते हैं, उसी को हम रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। जैसे लड़कियों गर्ल्स के लिए बना लिया जाता है कि वो रोती ज्यादा हैं, तो उन्होंने क्या हुआ कि पूरी एक समुदाय की छवि बना ली गई। वहां पर सभी गर्ल्स के लिए ऐसी छवि बना ली गई कि वो अंदर से कमजोर होती हैं, वो रोती ज्यादा हैं। तो ये क्या कहलाता है, एक रूढ़िबद्ध धारणा, यानी पक्की धारणा बना लेना कि अगर ये जेंडर है तो ऐसा ही होगा। तो इस तरीके से रूढ़िबद्ध धारणा काम करती है। दलित का मतलब है जिन्हें दबाया गया, कुचला गया। यानी दलित जो शब्द है उन लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है जिनको समाज में किसी तरीके से प्रताड़ित किया गया, दबाया गया, उनके साथ गलत व्यवहार किया गया, उनको कुचला गया। और सरकार ऐसे लोगों को एक वर्ग में रखती है जिसका नाम है अनुसूचित जाति। यानी अनुसूचित जाति में दलित लोगों को शामिल किया जाता है जिनका समाज में शोषण हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का पिता एवं दलितों का सबसे बड़ा नेता कहा जाता है। यहाँ से दो क्वेश्चन ये बनते हैं कि दलितों का नेता, सबसे बड़ा नेता किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है, वो भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और भारतीय संविधान सभा जो बनाई गई थी उसमें एक प्रारूप समिति थी, उस प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ये भी क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछा गया है। उन्होंने धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म को अपनाया। यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो एक अनुसूचित जाति से बिलोंग करते थे। जब उन्हें ये लगा कि हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था को नहीं सुधारा जा सकता या इस जाति सिस्टम को खत्म नहीं किया जा सकता, तो उन्होंने अपने आखिरी जीवन के कुछ पलों में जाकर बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया और हिंदू धर्म से वो बौद्ध धर्म में चले गए। तो इन दो चैप्टर्स में यही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं, पॉइंट्स हैं जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। इनको ध्यान से आप पूरा कंप्लीट करेंगे। जिसको भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकता है, मैं उसको उसका रिप्लाई कर दूंगा। वीडियो को लाइक जरूर करें, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।